नमस्कार। आप सुन रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने सुना संपत के साथ वह बाजार से अब घर आ चुका होता है। अब आगे तुम्हारी जगह कोई और होती तो जवाब नहीं देती। मेरी किसी के साथ तुलना मत करो। बहू, चाय ले आओ, अम्मा ने चौके से कहा। वह उठकर जाने लगी। रहने दो, मैंने कहा। अम्मा, मैं वहीं आ रहा हूँ। उठकर मैं चौके के पास चला गया। चाय पीते हुए मैंने अम्मा से पूछा, लौकी क्या भाव ली? दुल्हन से पूछ लेना, मुझे याद नहीं है। उधर दुल्हन से लड़ रहा था, अब मुझसे लड़ेगा? अम्मा, कौन लड़ रहा है? तुम लोग कुछ समझती नहीं। चाय पीकर पतलून कमीज बदलने लगा। कमीज का बटन लगाते हुए मैं चप्पल ढूंढ रहा था। बाहर जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। कुछ मंगवाना है? चिढ़ते हुए मैंने कहा। कब तक आओगे? यदि अभी 5 मिनट में लौट कर आऊँगा तो मुझे तुम घर के अंदर घुसने नहीं दोगी। क्या काम है? ऐसे ही पूछ रही थी। सब्जी नहीं मंगवानी है? नारियल का तेल नहीं लाना है? लाना है, पर ज़रूरी नहीं है। पहले ज़रूरी था और अब ज़रूरी नहीं है। कभी न कभी तो चीज़ें आ ही जाती हैं और कभी न कभी तुम नारियल का तेल लेकर आओगे। अभी मुझे सब सामान लाना है। झोला और सीसी दो, मैं अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता। पत्नी झोला लेकर जल्दी आ गई, पर सीसी उसे नहीं मिल रही थी। सीसी की खोज वह हड़बड़ी में कर रही थी। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा बस, मैंने कहा। अम्मा, सीसी नहीं मिल रही है, उसने अम्मा से कहा। मैं इत्मीनान से चारपाई पर बैठ गया। पत्नी के साथ माँ भी नारियल के तेल की सीसी ढूंढने लगी। बहू, तुम्हारा भी दिमाग बायड़ बंग है। इतनी बड़ी सीसी न मालूम कहाँ रख दी। कई दिनों से तेल नहीं लगा रहे हैं, इसलिए उसे भूल जाती हूँ। मैं यदि गैर हाजिर होता तो सीसी उन्हें आसानी से मिल जाती। 1 मिनट में दूसरी सीसी धोकर देती हूँ, उसने कहा। कबाड़ से एक सीसी निकाल धो पूछ कर वह लाई। एक जिम्मेदार आदमी के समान झोला सीसी लेकर मैं बाहर निकला। बहुत खुश था। पता नहीं संपत सोया या नहीं। सब्जी लेकर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। लौटते समय किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ जा रहा हूँ। कोई क्यों पूछता? रात को जब बाजू से सटी चारपाई पर थकी मांदी लेटी तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। उसकी तरफ मैंने अपना दाहिना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। उसकी साड़ी और पेटीकोट का नीचे का हिस्सा बहुत गीला था। मैंने अपना पैर तुरंत हटा लिया। तुम्हारी साड़ी नीचे से बिल्कुल गीली है, मैंने कहा। अभी बदल लेती हूँ, कहती हुई वह उठी और साड़ी बदलने लगी। पेटीकोट भी बदल लेना, पेटीकोट भी गीला है, बदल लेती हूँ, उसने कहा। आड़ में जाकर उसे मैंने सिर के ऊपर से दूसरा पेटीकोट डालते हुए देखा। कपड़े बदलकर वह आई, तब अपनी चारपाई में उसके लिए जगह बनाते हुए मैंने कहा, पेटीकोट तुम इसी तरह पहनती हो जैसे मैं कमीज पहनता हूँ? पैर डालकर क्यों नहीं पहनती जैसे मैं पतलून पहनता हूँ? सभी इसी तरह पहनते हैं। अगर तुम्हारी तरह पहनूं तो मुझे तौलिया लपेटना पड़ेगा। चड्डी पहननी चाहिए जैसे फ्रॉक के नीचे पहनते हैं। पेटीकोट के नीचे चड्डी पहनने की मेरी आदत नहीं है, बहुत से नहीं पहनते। फ्रॉक छोड़ने के बाद मैं स्कर्ट ब्लाउज कहाँ पहनी, सीधे साड़ी पहनने लगी थी। 8वीं 9वीं क्लास से साड़ी पहन रही हूँ। हाफ पैंट मैंने मैट्रिक तक पहना। महाविद्यालय में आने के बाद पतलून पहनना शुरू किया था। पहली पतलून खाकी रंग की थी। बड़े भाई की छोटी हो गई थी। आज सब्जी वाले से सब्जी खरीदना मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जाऊंगा। कितने दिनों से तुम घर से बाहर नहीं निकले? 8-10 रोज पहले शकुन के घर गई थी। अम्मा घर में रह गई थी, वहाँ से 10 मिनट में वापस आ गई। अम्मा को घर में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दिन भर घर में रहने से तुम्हारा जी नहीं उबता? बाहर कोई काम नहीं है, घर में काम करते करते दिन बीत जाता है। अगर तुम यह भूल जाओ कि आज कौन सा दिन है और
कौन सी तारीख है तो तुमको कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। दिनों को मैं कल, परसों, कुछ दिन और बहुत दिन कहकर याद रखती हूँ। जैसे भैया की चिट्ठी कल आएगी तो कहूँगी कल आई थी। बहुत दिनों से नहीं आएगी तो कहूँगी बहुत दिनों से भैया की चिट्ठी नहीं आई। हम दोनों चित लेटे हुए खप्परों को देख रहे थे। बिल्लियों और आड़ी लकड़ियों से जमे हुए खप्परे थे। मैं सो जाऊँ? उसने पूछा। वह बहुत थकी थी। सो जाओ, मैंने कहा। अपनी चारपाई पर चली जाओ। वह अपनी चारपाई पर चली गई। मेरी तरफ करवट लेकर थोड़ी देर तक मुझे देखती रही। फिर उसने आंखें मूंद लीं। मिनट भर में वह सो गई। धीरे धीरे उसने ओठ बारीक दरार भर खुलते खुलते थोड़ा सा खुल गए। रात भर जलने वाली फीकी बत्ती की तरह उसका चेहरा था। वह मेरी तरफ ही करवट लेकर सोती थी। यह उसकी आदत थी। घर से सिनेमा बहुत पास था। अंतिम शो के शुरू होने का धार्मिक गाना बजने लगा। गाने के खत्म होते ही शो शुरू होने की धुन सुनाई दी। किसी बनते हुए बात का जिक्र हो रहा था कि समय से पहले बात बनकर तैयार हो जाएगा। शायद 5-6 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। तब करीब 30 करोड़ रुपए का लाभ होगा। हजारों मजदूर रात दिन बांध को पूरा करने में लगे हैं। बीच बीच में ट्रक और दूसरी मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। हवाई जहाज़ के उड़ने की हल्की गड़गड़ाहट थी। फिर हजारों आदमियों का शोर, ऐसा शोर जो किसी सम्मानित व्यक्ति के किसी देश में उतरने से होता है। विदेशी बैंड की धुन किस देश का राष्ट्रगीत हो सकता है? तभी खप्परों से चूहों की भागने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर बाद मैंने अपने चेहरे पर चूहों की हलचल के कारण ऊपर से गिरे कचरों को महसूस किया। मैं आँख मुदे मुदे उठकर बैठ गया। फिर आँख खोली। आँख में कचरा जा नहीं पाया था। रात की खामोशी में न मालूम कितनी आवाज़ें थीं जिनसे मुझे कोई मतलब नहीं था। पत्नी के हाथ पर 2 मच्छर पास पास बैठे थे। चट से एक साथ दोनों मच्छरों को मैंने मार डाला। वह जाग पड़ी। तुमको नींद नहीं आ रही है? उसने पूछा। दोपहर को सोया था इसलिए नहीं आ रही है। अभी अधिक समय भी नहीं हुआ है। 10 साढ़े 10 बजे होंगे। तुम्हारी खटिया में आकर सो जाऊं? अपनी चारपाई पर लेटे लेटे उसने पूछा। नहीं, तुम वही सो। मैं बाहर से एक चक्कर लगा कर आता हूँ। उठकर मैं कपड़े बदलने लगा। तब तक वह गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने सोचा दरवाज़ा बंद करने के लिए वह जागती रहेगी। चप्पल पहनकर कमरे से बाहर आया। माँ ने आवाज़ लगाई। संतू, संतू है क्या? पेशाब करने जा रहा है? अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी 10 बजे होंगे। थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। अम्मा कंदील लेकर दरवाज़ा बंद करने आ गई। अम्मा, बत्ती क्यों नहीं जला लेती? स्विच के नीचे ही अम्मा की खटिया थी। कंदील अच्छी लगती है। देर मत करना, जल्दी आ जाना। अम्मा के बाल बिखरे थे। बिखरे सफ़ेद बाल देखकर उनकी और परवाह करने की इच्छा होती थी। रात में तो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर लगती थी, खासकर तब जब रात में उनकी नींद खुल जाती। रात में अम्मा की नींद कई बार खुलती थी। लगातार 2 घंटे भी नहीं सो पाती थी। इस सड़क में आखिरी शो के खत्म होने तक चहल पहल रहती थी। ठेले खोमचे लेकर मूंगफली चाट वाले, चाय वाले बिजली के खंभे के नीचे या कार्बाइड की बत्ती जलाए शो के खत्म होने तक आखिरी बिक्री का इंतज़ार करते रहते। सिनेमा की तरफ न जाकर बाजार के अंदर जाने वाली गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर आगे बिजली के खंभे के पास खाली खोमचा परात लिए महावीर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी मूंगफली शायद जल्दी खत्म हो गई थी। वह दिन भर म्यूनिसिपल स्कूल में खोमचा लगाता था और कभी शाम को सिनेमा के सामने। महावीर दूर से पहचान में आ गया था। उसके गले में 2 साल के बच्चे के सिर के बराबर रसौली थी। अनजाने लोगों को
धोखा हो जाता कि उसकी पीठ पर बच्चा लदा है, लेकिन महावीर बिल्कुल अकेला था। उसका कोई नहीं था। मैं महावीर के बराबर पहुंचना चाहता था, परंतु बिना दौड़े उसे पकड़ नहीं सकता था। बूढ़ा होकर भी वह बहुत तेज चल रहा था। गली में एक जगह सड़क के आर पार गड्ढा था, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। पूरी गली में केवल एक बिजली का खंभा था, उसमें धीमा बल्ब जल रहा था। गली के खत्म होते ही एक कम चौड़ी सड़क थी। उस सड़क के दोनों ओर दूर तक महावीर मुझे नहीं दिखा। बाईं तरफ एक देसी शराब की दुकान थी। शराब की दुकान के ऊपर जो अकेला बल्ब था वह बहुत तेज था। मुझे लगा महावीर शराब की दुकान तो नहीं चला गया। शराब की दुकान के पास एक बड़ी सिगड़ी चल रही थी, जिसमें एक आदमी भजिए तल रहा था। शराब की दुकान से दो लोग डोलते हुए निकले। उनके हाथों में डंडा था। डंडे के सहारे वे चल पा रहे थे। शराब के नशे में कम लाखड़ी की दाल खाने के कारण हाथ पैर टेढ़े हो जाने से अधिक डोलते हुए चल रहे थे। दुकान की खपरेली छत पर बोतलों और कांच के गिलास के बहुत से टुकड़े पड़े थे, जो कभी कभी चमकने लगते। इसके आगे सतनामियों का मोहल्ला था। शराब की दुकान इन लोगों से ही चलती थी। बाईं तरफ थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे महावीर दिखा। सड़क पर झुके हुए कुछ ढूंढ रहा था, इसलिए पहले वह मुझे नहीं दिखा होगा। उजाला नहीं था। जो कुछ उजाला था वह शराब की दुकान के बल्ब का था। जमीन पर उसका खोमचा परात रखा था। उसके पास जाकर मैंने पूछा, क्या खो गया है? रुपए गिर गए? महावीर मुझे पहचान गए। रुपए नहीं गिरे, 200 ग्राम और 50 ग्राम का बाट गिर गया है। उससे कुछ हटकर मैं भी बैठे बैठे जमीन पर निगाह गड़ाए हाथों से टटोलते हुए बाटों को ढूंढने लगा। आखिर मुझे 200 ग्राम का बड़ा बाट मिल गया, परंतु मैंने खुश होकर कहा, 200 ग्राम का बाट मिल गया है, 50 ग्राम का बाट उसी के आसपास होगा। महावीर ने कहा, इतने कम उजाले में छोटा बाट नहीं मिलेगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मैंने कहा, माचिस होगी? नहीं है, उसने कहा, कल सुबह आकर ढूंढ लेना। अभी नहीं मिला तो कल सुबह भी नहीं मिलेगा। कुछ तो मिल गया, मैंने कहा। 200 ग्राम का बाट न भी मिलता तो काम चल जाता। तुम्हारा मतलब अधिक वजन के बाट से कम तौल पाना मुश्किल है? कम वजन के बाट से बार बार तौल कर ज़्यादा वजन तौला जा सकता है, यह बात नहीं है। 200 ग्राम मूंगफली खरीदने 1-2 लोग आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। 50 ग्राम खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। सबसे कम का बाट 50 ग्राम का बाट है। बहस करने की महावीर को आदत थी, बल्कि अपनी बात कहने की आदत थी, जो बहस की तरह होती थी। तुम्हारे पास 25 ग्राम का बाट तो होगा? 25 ग्राम का बाट नहीं है। क्यों? 25 ग्राम का तो और भी छोटा बाट है। यह होना चाहिए। वह भी खो गया। स्कूल के लड़कों को मैंने कह दिया कि कम से कम 50 ग्राम तौलूंगा। जब उनकी छुट्टी होती है तो इतनी भीड़ हो जाती है कि अलग अलग 25 ग्राम तौल नहीं पाता। 50 ग्राम तौल कर किसी एक लड़के को दे देता हूँ, दूसरा उससे आधा बांट लेता है। 2 लड़के एक साथ निपट जाते हैं। कभी किसी एक से 50 ग्राम के पैसे ले लेता हूँ या दोनों से आधे आधे पैसे ले लेता हूँ। लड़के आपस में हिसाब कर लेते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं चलता हूँ, मैंने कहा। कहाँ जा रहे हैं? काम से निकला हूँ, मैंने कहा। वह भी पास की एक गली के अंदर घुस गया। मैं सतनामी मोहल्ले की तरफ से बढ़ा। मेरे लिए वही शॉर्टकट था। सतनामी मोहल्ला पहुँचते ही अंधेरा गुप्त था। एक बिजली का खंभा जरूर था, पर उसमें बल्ब नहीं था। पीछे दूर शराब की दुकान से आते हुए नहीं के बराबर उजाले में यह खंभा अंधेरे के मयाल की तरह गड़ा था। जब भी इस खंभे में साल 6 महीने में एक बार बल्ब लगाया जाता तो उस मोहल्ले के लड़के पत्थर से निशाना लगाकर उसी दिन या दूसरे दिन तक जरूर
तोड़ देते थे। झोपड़ियों में बैठ बड़े बूढ़े लोग बल्ब में निशाना लगाते हुए लड़कों को देखते तो भी कुछ नहीं बोलते थे। कुछ औरतें आदमी उत्सुकता और मज़े से देखते रहते हैं कि किसका निशाना ठीक लगता है। हो सकता है उनके अपने एक से अंधेरे माहौल में एक बल्ब लगा देने का अच्छा काम मजाक लगता हो। इक्की दुक्की झोपड़ियों में कंदिल या डिबरी का उजाला था। खुले मैदान में एक तरफ और उजाला था। वह उजाला सार्वजनिक शौचालय का था, इसलिए उसका उजाला गंदा पीला और पारदर्शी लगता था। मैदान में जगह जगह म्यूनिसिपैलिटी के कचरे की ढेरी थी। चारों तरफ बदबू थी। मोहल्ले के अधिकांश लोगों के हाथ पैर लाकड़ी की दाल खाने से लकवा मारे जैसे हो गए थे। इस मोहल्ले में लगा एक हिस्सा कुदरापारा कहलाता था। दफ्तर का चपरासी महंगू इसी कुदरापारा में रहता था। अभी भी सार्वजनिक शौचालय के सामने 5-6 लोग खड़े थे। मैं मुख्य सड़क पर आ गया। ट्यूबलाइट के उजाले में डामर की सड़क की चमक में चिकनाहट थी। दरअसल सड़क बहुत चिकनी थी। यह राष्ट्रीय मार्ग नंबर 6 था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अपना दफ्तर दिखा, जो एक पुराने बंगले में था। करीब 2 एकड़ जमीन में गिरा हुआ यह विशाल बंगला किसी अंग्रेज का था। आते में किनारे किनारे चारों तरफ बांस के ऊंचे झुरमुट थे। कई लंबे लंबे मोटे बांस जमीन में एक जगह सटे उगे हुए ऊपर से इस तरह फैले थे कि बांस का अंधेरा फब्बारा जैसा घना झुंड लगता था। आते में आम, कटहल, ताड़ के बहुत से पेड़ थे। बंगले के पीछे मुख्य कार्यालय की नई बिल्डिंग थी। नई बिल्डिंग और बंगले के बीच कोने में पीर का मजार था, जिसके ऊपर हरे रंग के छोटे छोटे कई बल्ब रात भर जलते रहते। जब हवा बंगले की तरफ होती तो मजार से अगरबत्ती लुभान की खुशबू दफ्तर में आती। जब हवा का रुख दूसरी तरफ होता तो यह खुशबू नई बिल्डिंग की तरफ चली जाती। इस बंगले में जहाँ मेरा कमरा था उस तरफ मैं गया। रात में अपना दफ्तर मैं पहली बार देख रहा था। प्रत्येक कमरे में एक एक ट्यूबलाइट जल रही थी। बाहर खिड़की में कांच थे। मैं अपना कमरा झांकने लगा। मेरा कमरा हॉल के बाईं तरफ था। मुझे खुशी हुई कि मेरे टेबल के ऊपर वाली ट्यूबलाइट जल रही थी। बंगले में घुसते ही एक हॉल था। हॉल की दाहिनी दीवार पर आग जलाकर कमरा गर्म करने की जगह बनी थी। दफ्तर आने के पहले बंगला बहुत दिनों तक खाली था। एक रीवा का पंडित चपरासी इसकी देखरेख करता था। आग जलाने की जगह उसे भगवान रखने की जगह जैसी लगी होगी। पंडित हनुमान जी का भक्त था। उसने पत्थर के एक गोल टुकड़े को सिंदूर में पोतकर वहाँ पर रख दिया था और नियम से उसकी पूजा करता था। दफ्तर आने के पहले उसे दूसरी जगह काम में लगा दिया गया। उसके हनुमान जी वहीं छूट गए, जो दफ्तर आने के बाद वहीं रहे। किसी ने उसे छेड़ा नहीं था। दफ्तर के काम में इनके कारण कोई अड़चन नहीं आती थी और कोई बहुत परवाह भी नहीं करता। अलबत्ता सुबह दफ्तर खोलकर झाड़ू लगाने वाला फर्रास हॉल का दरवाज़ा खोलते ही हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता था। हॉल के अलग अलग 3 हिस्से बना दिए गए थे। ये हिस्से लोहे की अलमारियों की आड़ बनाकर किए गए थे। हॉल में कुछ 6 बड़े बड़े दरवाजे थे। दीवारें बहुत ऊंची थीं। ऊपर खिड़की जितने बड़े बड़े रोशनदान थे। इनको बंद कर लोहे की आड़ी खड़ी पट्टियाँ ठोक दी गई थी। हॉल के दाएं और बाएं 2-2 दरवाजे थे और पोर्च से हॉल में अंदर घुसने के दरवाजे के ठीक सामने एक दरवाज़ा और था, जो एक आड़े लंबे कमरे में खुलता था। इस कमरे से होकर एक लंबा फर्श का रास्ता बना था, जो दोनों तरफ जाफरी से घिरा था। यह फर्श का रास्ता जहाँ खत्म होता था वहाँ आजू बाजू एक कमरे थे, जो पहले रसोई घर थे। इन दोनों कमरों को टूटे फूटे फर्नीचर और फालतू सामानों का कबाड़खाना बना दिया गया था। इसके अलावा
4-5 साल पुरानी कई सुराहियाँ घड़े रखे थे, जो दफ्तर में उपयोग होने के बावजूद हर साल फूटने से बच जाते थे। कुछ पिछले साल के भी थे। 10-15 नई पुरानी झाड़ू थी। टेबलों के ऊपर फटी दरियों के बड़े बड़े बंडल रखे थे। एक कमरा कनात और सामियाने के ऊंचे ऊंचे बंडलों से आधा भरा था। इसके ऊपर 4-5 महीने में दीमक मारने की दवाई छिड़क दी जाती थी। हाल के दाहिने तरफ के 2 दरवाजे 2 कमरों में खुलते थे। इन दोनों कमरों के बीच एक दरवाज़ा था। दोनों कमरों से एक एक कमरा और जुड़ा था। कोने से कमरे में एक बड़ा कमरा लगा था, जो नहानी घर और पखाना था। नहाने के लिए जो फव्वारा लगा था वह टूट फूट गया था। कभी इसमें एक बड़ा टब भी था, जिसके बड़े बड़े टुकड़े बंगले के पीछे अभी भी पड़े थे। जैसा दाहिनी तरफ था वैसा ही बाईं तरफ था। फर्क इतना था कि बाईं तरफ एक छोटा कमरा और था। यह कमरा पीर के नाम से बिल्कुल खाली रखा गया था। बड़े बाबू की टेबल के पास दीवार में पहले कभी नल था, उसकी पाइप को बंद कर दिया गया था। बरसात के दिनों में कभी कभी इस पाइप से पानी रिसने लगता था। शुरू में बड़े बाबू इस पाइप के कारण बहुत परेशान रहे। जंग लगा सड़ा पाइप होने के कारण छेद होते ही पानी की बारिश धार फव्वारे की तरह निकलने लगती थी। कई दिनों बाद जाकर वह बिल्कुल ठीक हुआ। दफ्तर के शुरू होते ही सभी कमरों में बाबुओं की भीड़ हो जाती थी। जो बड़े बड़े सेक्शन थे उनके हक में 3-3 कमरे थे। कई लोगों का एक कमरे से काम निकल जाता था। हम लोगों के पास केवल एक कमरा था। पूरा बंगला गोलाई में 3 फीट चौड़े बरामदे से घिरा था। कुछ खिड़कियों में नीले रंग के रंगीन कांच लगे थे। ये फूटने से अंग्रेज़ों के ज़माने से बचे आ रहे थे। बंगले में एक नया कमरा और जोड़ दिया गया था। इस कमरे में माल खाना था। नई बिल्डिंग में बड़े साहब का दफ्तर, खजाना इत्यादि थे। दूर से पूरा बंगला गोल गोल बेंगलोरी खप्परों के छत्ती को ओढ़ा हुआ लगता था। अभी अंधेरे में तो आम काले छत की तरह लग रहा था। मैं घूमकर बड़े बाबू, गौराहा बाबू और देवांगन बाबू की टेबलों को देखता रहा। बड़े बाबू की टेबल पर एक मोटा कांच बिछा था और किसी के टेबल पर कांच नहीं बिछा था। देवांगन बाबू का टेबल मेरे और गौराहा बाबू के टेबल से बड़ा था, पर गौराहा बाबू और देवांगन बाबू के टेबलों में ड्रावर था, मेरे टेबल में नहीं था। पिन कुशन मेरे टेबल के ऊपर रखा था। दोनों पिन कुशन ड्रावर के अंदर होंगे। बड़े बाबू के टेबल का सारा सामान लोहे की अलमारी में दफ्तर बंद होने के बाद रख दिया जाता था, इसलिए उनका टेबल साफ सुथरा और खाली था। मैं जिन कागजों को जमा कर पेपर वेट से दबा कर गया था वे तितर बितर होकर पेपर वेट से दबे थे। दफ्तर छोड़ने के बाद बड़े बाबू ने कोई ज़रूरी कागज़ ढूंढा होगा। मेरी टेबल में फाइलें जमी थीं। उन्हीं फाइलों के बीच मुझे एक बड़ा सा चूहा दिखलाई दिया। यह ठीक नहीं था। चूहा फाइलों को कुतर सकता था, इसलिए बड़े बाबू टेबलों पर भजिया चूड़ा खाने के लिए मना करते थे। कुछ न कुछ छूट जाता है, पर कल ऐसा नहीं हुआ था। खिड़की के कांच पर उंगलियों से खट खट कर और हुस हुस बोल मैंने चूहा भगाने की कोशिश की। चूहा ट्रे के ऊपर से कूदकर पिन कुशन के पास एक क्षण रुका और फाइलों के बीच घुस गया। वहाँ कौन? जोर की आवाज़ हुई। दोस्त, मैं चिल्लाया। नई बिल्डिंग की तरफ से खजाने की संतरी की दौड़ने की आवाज़ आई। मैं सामने की तरफ आ गया। मैं उजाले में खड़ा था, इसलिए संतरी पास आते ही मुझे पहचान गया। संतू बाबू, आप? चौकस संतरी ने आश्चर्य से पूछा। मैं ऐसे ही घूमने चला आया था। अंदर मालखाने में आपके बड़े बाबू नाजिर और दूसरे साहब लोग भी हैं, शाम से हैं। सुबह से आए हुए ये लोग अभी तक घर नहीं गए। रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मीटिंग है? पहली ड्यूटी वाला संतरी यही बता रहा था। कौन है? संतरी, किससे बातें कर रहे हो? मुझे बड़े बाबू की आवाज़ सुनाई दी। उनकी ढीली ढाली पतलून की
फसर फसर आवाज़ आ रही थी वे इसी तरफ आ रहे थे। संतू बाबू हैं साहब, कहकर संतरी दौड़ता हुआ अपने साथी के पास चला गया। संतू बाबू? बड़े बाबू मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। नमस्कार बड़े बाबू, मैंने कहा। रात में इधर कैसे आ गए? मुझसे कोई काम है? उन्होंने पूछा। नींद नहीं आ रही थी, दोपहर को सोया था, घूमते घूमते इधर आ गया। दूर से दफ्तर को देखा तो पास से देखने का मन हुआ। कोई मीटिंग है? मैंने पूछा। नहीं। बड़े बाबू सोचते हुए बोले। वे बार बार दीवार का सहारा लेते थे, फिर दीवार से पीठ टिका कर खड़े हो गए। मैं चलूं बड़े बाबू? मैंने कहा। वे मुझे कुछ नशे में लग रहे थे। संतू बाबू, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, साहब भी बहुत खुश हैं। तुम मेरे लड़के के समान हो, पर तुम मेरे दोस्त हो। अब तुम आ गए हो तो मेरे साथ चलो। शराब पियोगे? मालखाने में बढ़िया शराब की बोतलें आई हैं। बड़े बाबू, मैं शराब नहीं पीता। तो गांजा पियो, अफीम खाओ, आखिर परसों तक सब नष्ट कर दी जाएगी। गांजे की थैलियों के नीचे चूहों ने छेद कर दिया है। ऊपर की सील ठीक है, ऊपर की सील भी चूहे काट सकते हैं। भांग खाओ, चलो। बड़े बाबू ने थोड़ा गुस्सा होते हुए और थोड़ा समझाते हुए मुझसे कहा। बड़े बाबू, मैं नशा नहीं करता। मुझे लगा बड़े बाबू गुस्सा ना हो तो जाओ, कल दफ्तर ठीक समय पर आना। बड़े बाबू मुझे नाराज से लगे। तब भी मैंने कहा, मैं दफ्तर सबसे पहले पहुंचता हूं। बड़े बाबू, एक बात कहनी है। मैं बाहर की खिड़की से अपने कमरे में झांक रहा था। मेरे टेबल के ऊपर एक चूहा फाइलों के बीच घुसा है। चूहे फाइल कुतर डालेंगे। मैंने भगाने की कोशिश की तो वह भागा नहीं। बड़े बाबू हंसने लगे। हंसते हंसते उन्होंने कहा, संतू बाबू, मलखाने के आसपास के सब चूहे या तो अफीम की पिनक में रहते हैं या शराब के नशे में। चूहे शराब की ब्लेडर में छेद कर देते हैं तो पूरी ज़मीन में शराब फैल जाती है। थोड़ी बहुत शराब चूहों के पेट में ज़रूर जाती होगी। कई बार मैंने चूहों को लड़खड़ा कर घूमते हुए चलते देखा है। फाइलों से इनको क्या लेना देना है? अब घर जाकर सो जाओ। इसकी चर्चा किसी से नहीं करना, और यह भी नहीं कि रात को तुमने यहाँ अपने टेबल पर चूहा देखा था। पर जाओगे कैसे? पैदल? नहीं, तुम जल्दी घर पहुँचो। मालखाने की एक अच्छी साइकिल भिजवाता हूँ, तुम यही रहना। समझ गए ना? जी हाँ, मैंने कहा। बड़े बाबू चले गए। उनकी चाल में मस्ती थी।